जय हिंद। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कोशिका के बारे में। कोशिका बहुत ही लंबा चैप्टर है, इसको हम आराम से समझेंगे। हम जानते हैं कि कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते हैं। जो कोशिका होती है वो मानव शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका से ही उत्तक का निर्माण होता है, उत्तक को टिश्यूज कहते हैं। कोशिका से उत्तक बनते हैं और उत्तक से ही अंग बनते हैं, और अंग जब आपस में मिलते हैं तो पूरी बॉडी का निर्माण होता है। आज हम कोशिका सिद्धांत के बारे में भी बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते हैं, लेकिन वास्तव में कोशिका का अर्थ साइटो होता है। इसलिए कहा जाता है कि जो कोशिका का अध्ययन है वो साइटोलॉजी कहलाता है। रियल में कोशिका को सेल भी कहते हैं और नाम इसका साइटो होता है, इसलिए कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। यदि बात की जाए कोशिका की खोज के बारे में, तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी 1665 में कॉर्क नामक पौधे में। और जीवित कोशिका की खोज एंटोविन ल्यूवेन हॉक ने की थी। जबकि जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी तो वो मृत अवस्था में पाई गई थी, इसलिए कोशिका की जनक या फिर कोशिका की खोज के लिए रॉबर्ट हुक को माना जाता है। जबकि जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम एंटोविन ल्यूवेन हॉक ने की थी। फिर स्लीडन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। और इसी कोशिका सिद्धांत के अनुसार उन्होंने बताया कि जो जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है वो कोशिका होती है। यानी कि प्रत्येक जो भी जीव है उन सभी जीवों का निर्माण कोशिका से हुआ है। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि कोशिका सिद्धांत के अनुसार सभी जीवों का निर्माण कोशिका से हुआ है। यानी कि जीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई यानी कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी कौन कहलाती है? कोशिका, यानी कि सेल होती है। यही कहलाता है कोशिका सिद्धांत। यदि एग्जाम में आपको पूछे कि कोशिका के जनक या कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क नामक पौधे में। यदि आपसे कहे कि कोशिका का सिद्धांत क्या कहलाता है, यानी कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो साइटोलॉजी। क्योंकि कोशिका को साइटो कहते हैं, इसलिए कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। यदि कहे कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो एंटोविन ल्यूवेन हॉक ने जीवित कोशिका को देखा था। जीवित कोशिका के बाद में बात करते हैं कोशिका सिद्धांत की। तो कोशिका सिद्धांत के अनुसार जो मानव का शरीर होता है वो विभिन्न छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर होता है। यानी कि जो शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है वो कोशिका ही होती है। यही कहलाता है कोशिका सिद्धांत। और कोशिका सिद्धांत स्लीडन और स्वान ने दिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बात करें ओवरऑल पूरी छोटी कोशिका की बात करें ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में, तो सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा में पाई जाती है। यदि कहा जाए कि सबसे छोटी कोशिका किस में होती है, तो माइक्रोप्लाज्मा होता है, उसमें सबसे छोटी का कोशिका होती है। लगभग इसका आमाप 0.1 माइक्रोन होता है और सबसे छोटी कोशिका कहलाती है। सबसे बड़ी कोशिका चतुर्मुख का अंडा होती है, उसका आमाप लगभग 170 mm होता है। यदि आपने चतुर्मुख का अंडा नहीं देखा हो तो आपने नारियल जरूर देखा होगा। जो नारियल का पूरा गोल भाग होता है उतना बड़ा एक चतुर्मुख का अंडा होता है। ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में बात की जाए तो सबसे छोटी कोशिका की बात की जाए तो माइक्रोप्लाज्मा होता है, 0.1 माइक्रोन उसका आमाप होता है। जबकि सबसे बड़ी कोशिका की बात की जाए तो चतुर्मुख का अंडा होता है, उसका आमाप लगभग 170 mm होता है। और यदि ओवरऑल मानव यानी कि ह्यूमन बॉडी में बात की जाए तो मेल में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु यानी कि स्पंब की होती है, जबकि सबसे बड़ी फीमेल में अंडाणु यानी कि उभम की होती है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कहाँ पर होती है, तो वो होती है शुक्राणु में, मेल के शुक्राणु में। जबकि मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु यानी कि उभम की होती है, जो कि फीमेल में उपस्थित होता है। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर बात की जाए मानव में सबसे लंबी कोशिका की, तो यहाँ पर आपको बता दूं कि बड़ी और लंबी में बहुत अंतर होता है। जैसे कि जो लाल किला है वो बहुत बड़ा है, जबकि जो कुतुब मीनार है वो बहुत लंबा है। तो हम यहाँ पर लंबाई की बात कर रहे हैं। तो ओवरऑल यदि पूरे शरीर में बात की जाए तो मानव में सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन्स की होती है। इस न्यूरॉन्स के बारे में भी पढ़ाएंगे, क्या होते हैं न्यूरॉन। इन न्यूरॉन की मात्रा ब्रेन में बहुत अत्यधिक पाई जाती है। तो यहाँ पर बात की जाए तो मानव में सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन्स में उपस्थित होती है और विभाजन रहित कोशिका न्यूरॉन्स होती है। विभाजन रहित का मतलब होता है कि यदि एक बार कोशिका टूट जाए तो पुनः वह नई कोशिका की उत्पत्ति नहीं करती, तो इसे ही विभाजन रहित कहते हैं। तो यहाँ पर यदि विभाजन रहित कोशिका की बात की जाए तो किसमें पाई जाती है? न्यूरॉन्स में, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी विभाजन नहीं होता है। यदि एक बार कोशिका का विखंडन हो गया तो पुनः जुड़ना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए जो ब्रेन होता है यानी कि जो मस्तिष्क होता है उसमें ज्यादा मात्रा में न्यूरॉन्स ही पाए जाते हैं। इसलिए
कहते हैं पुलिस वाले कि हमेशा हेलमेट लगाना चाहिए। इसलिए अगर एक बार ब्रेन के अंदर चोट लग गई तो पुनः विभाजन नहीं होगा, और यदि पुनः विभाजन नहीं होगा तो आपको ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है, यानी कि याददाश्त भी जा सकती है। और यदि न्यूरॉन्स में यदि कोशिकाओं का विखंडन हो गया तो पुनः विभाजन होना नहीं हो सकता। यहाँ पर लिखा हुआ है कि विभाजन रहित कोशिका किसमें होती है? न्यूरॉन्स में होती है। और यदि तेज गति से विभाजन लीवर में होता है, जो लीवर होता है ना, उस लीवर में बहुत तेज गति से विभाजन होता है, यानी कि एक बार यदि लीवर पे कोशिका खंडित हो जाए तो पुनः उसका निर्माण आसानी से हो सकता है। तो यहाँ से आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन्स की होती है, और विभाजन रहित कोशिका न्यूरॉन्स होती है जो कि ब्रेन में पाई जाती है, जबकि तेज विभाजन लीवर में दिखाई देता है। तेज विभाजन किस में होता है? लीवर में। तो आई होप आप कोशिका के बारे में जान चुके होंगे। कोशिका को सेल कहते हैं, कोशिका का स्पेसिफिक नाम साइटो होता है, इसलिए कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में कॉर्क नामक पौधे में। यदि जीवित कोशिका की बात की जाए तो एंटोविन ल्यूवेन हॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। फिर कोशिका सिद्धांत स्लाइडन और स्वान ने दिया था, और कोशिका सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक मानव का शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है, यानी कि मानव शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है? कोशिका होती है। यही कोशिका सिद्धांत कहलाता है। कोशिका सिद्धांत स्लाइडन और स्वान ने दिया था। ये आपको बात समझ में आ चुकी होगी। अब बात की जाती है सबसे छोटी कोशिका की, तो सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा की होती है, लगभग 0.1 माइक्रोन। और यदि सबसे बड़ी कोशिका की बात की जाए तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है, जिसका माप 170 mm होता है। यदि ह्यूमन बॉडी में बात की जाए तो सबसे छोटे जो कि मेल में उपस्थित होता है शुक्राणु यानी कि स्तंभ में पाई जाती है, जबकि मानव शरीर में सबसे बड़ा जो कि फीमेल में पाया जाता है उभम यानी कि अंडाणु की होती है। तो आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। यहाँ पर बात की जाए तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन्स की होती है। सबसे लंबी कोशिका की बात की जाए तो न्यूरॉन्स होती है, और यदि सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु और सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु में उपस्थित होती है मानव शरीर में। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और विभाजन रहित कोशिका न्यूरॉन्स में होता है। विभाजन रहित का मतलब होता है यदि एक बार कोशिका टूट जाए तो पुनः उसका जुड़ना या फिर अटैच होना बहुत मुश्किल होता है। और सबसे तेज विभाजन लीवर यानी कि यकृत में होता है। यदि एक बार इसमें विभाजन हो जाता है तो वापस पुनः उसी कंडीशन में आ जाता है। अब इस कोशिका को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं किस प्रकार कोशिका मानव शरीर का निर्माण करती है। हम जानते हैं कि जो कोशिका होती है वो मानव शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, और जो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। अब कोशिका के अंदर हम विभिन्न कोशिकाओं के बारे में बात करेंगे, जैसे लाइसोसोम, माइक्रोकॉन्ड्रिया, है ना, प्लास्टाइड है, डीएनए, आरएनए, इस सब के बारे में कोशिका चैप्टर में पूरा अध्ययन करेंगे। आप जब छोटी छोटी ईंटों को जोड़ोगे तो एक दीवार बनेगी। जब छोटी छोटी ईंटों को जोड़ते हैं तो दीवार बनती है, और यदि दीवार को जोड़ते हैं तो कमरा बनता है, पूरा कमरे का निर्माण होता है। और यदि कमरा बन जाए तो पूरे घर का निर्माण होता है, आपको पता होगा। जबकि यहाँ पर ईंट का काम कौन कर रहा है? कोशिका कर रही है। अब बहुत सारी कोशिकाएं मिलेगी तो उत्तक का निर्माण होगा, यानी कि कोशिकाओं का समूह ही उत्तक कहलाता है। जब बहुत सारे उत्तक मिलेंगे तो अंग का निर्माण होगा, जैसे कि हाथ पैर है ना, ये कई प्रकार के अंग है। तो यदि उत्तक मिलेंगे तो अंग का निर्माण होगा, और बहुत सारे अंग मिलेंगे तो शरीर का निर्माण होगा। तो इसी प्रकार आई होप इस एग्जाम्पल के द्वारा आप समझ चुके होंगे कि कोशिका शरीर के लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखती है। तो इसी प्रकार जब ईंट से दीवार बनती है, और दीवार से कमरा बनता है, और कमरे से घर, यानी कि यहाँ पर मुख्य भूमिका ईंट है। तो यदि ईंट ही नहीं होगी तो घर का निर्माण कैसे होगा? तो इसी प्रकार यदि कोशिका ही नहीं होगी तो पूरे शरीर का भी निर्माण किस प्रकार होगा? यानी कि कोशिका का समूह उत्तक कहलाता है, जबकि उत्तकों का समूह अंग कहलाता है, और जब अंग आपस में मिलते हैं तो पूरी बॉडी यानी कि शरीर का निर्माण होता है। तो आई होप आप मेरी बातों को समझ चुके होंगे और आपको कोशिका के बारे में पूरा नॉलेज मिल चुका होगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आप कोशिका के बारे में समझ चुके होंगे। अब हम बात करेंगे कोशिकांग के बारे में। तो पहला कोशिकांग होता है कोशिका झिल्ली, जो कि कोशिका का आवरण होता है। जो कोशिका झिल्ली होती है वो पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में स्थित होती है। मुख्यतः जो कोशिका झिल्ली होती है वो प्रोटीन का बना हुआ होता है। जो कोशिका झिल्ली होती है वो प्रोटीन की बनी हुई होती है। कोशिका के सभी अंग कोशिकांग में रहते हैं, और कोशिका के जितने भी अंग होते हैं वो भी किस में रहते हैं? कोशिका झिल्ली में होते हैं। तो आपको कोशिका झिल्ली याद हो चुकी होगी। कोशिका झिल्ली के बाद में आता है आवरण,
कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति मुख्यतः केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, क्योंकि पादप कोशिका होती है वो बहुत बड़ी होती है, उसमें रिक्तिका की संख्या भी बहुत बड़ी होती है। तो यदि बात की जाए कोशिका भित्ति की, तो कोशिका भित्ति को इंग्लिश में सेल वॉल भी कहते हैं। ये केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। जो कोशिका भित्ति होती है वो केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, और जो कोशिका भित्ति है वो सेलुलोज का बना हुआ होता है और सुरक्षा तथा आकार प्रदान करती है। आपको समझ में आ चुका होगा कि जो कोशिका झिल्ली होती है वो पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है, और कोशिका झिल्ली प्रोटीन की बनी होती है, जबकि जो कोशिका भित्ति होती है वो केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, जो कि कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है। कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। आपने सुना होगा कि जो लकड़ी होती है वो लकड़ी भी सेलुलोज पाया जाता है, पत्तियों में भी सेलुलोज पाया जाता है। तो इस प्रकार आप समझ चुके होंगे कि कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, जो कि सेलुलोज की बनी होती है और पूरी कोशिका को सुरक्षा तथा आकार प्रदान करती है। आगे हम दूसरे कोशिकांग की बात करें तो तीसरा कोशिकांग आता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हिंदी में सूत्रकणिका भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में अक्सर आपने पढ़ा होगा कि यह कोशिका का ऊर्जा गृह है, यानी कि ऊर्जा का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। खोजकर्ता अल्टमैन थे। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसमें श्वसन O2 के द्वारा क्रेब चक्र चलता है। जो क्रेब्स वैज्ञानिक था उसने एक चक्र चलाया जिसका नाम था क्रेब चक्र। जो क्रेब साइकिल होता है उसके द्वारा 38 एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। क्रेब चक्र चलता है माइटोकॉन्ड्रिया यानी सूत्रकणिका में, जिसमें 38 एटीपी का निर्माण होता है। 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का अणु मिलता है और ग्लूकोज मिलकर हमारे शरीर को एनर्जी प्रदान करते हैं। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह भी कहते हैं, यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल। किसे कहते हैं? सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया। यदि आपको पूछे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उसके आसपास में जो क्रिस्टी पाई जाती है, जो कि आंतरिक दीवार होती है, वहां पर एक संरचना पाई जाती है जिसे क्रिस्टी कहते हैं। यदि आपसे पूछे कि माइटोकॉन्ड्रिया के खोजकर्ता कौन थे, तो अल्टमैन थे, और माइटोकॉन्ड्रिया में एक क्रेब चक्र चलता है जिसमें 38 एटीपी का निर्माण होता है। 38 एटीपी आपस में मिलकर एक ग्लूकोज का अणु बनाते हैं और ग्लूकोज के अणु के द्वारा पूरे शरीर की कोशिकाओं में एनर्जी प्राप्त होती है। अब यदि पूरे शरीर में एनर्जी प्राप्त होंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो गोल्जी बॉडी होती है ये फोर्थ कोशिकांग है, और जो गोल्जी बॉडी होती है वो क्या करती है? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा जितनी भी एनर्जी मिलती है उस पूरी एनर्जी को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना, यानी कि परिवहन का कार्य कौन करता है? कोशिका में परिवहन का कार्य, यानी कि ऊर्जा का परिवहन का कार्य कौन कर रहा है? गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी की खोज कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने की थी। यहाँ पर बात की जाए रसदानी की, तो कोशिका में वैक्यूल्स भी पाए जाते हैं, जो कि रसदानी होती है जिसमें जल का संग्रहण होता है। यानी कि आपको बात समझ में आ चुकी होगी कोशिका किस प्रकार से काम करता है। यहाँ पर देखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है, जबकि गोल्जी बॉडी के द्वारा ऊर्जा का परिवहन होता है, और जो रसदानी होती हैं यानी कि वैक्यूम्स होते हैं उसमें पानी की मात्रा पाई जाती है। हमारे पूरे शरीर में 65% पानी होता है, जिसमें से यदि 1% की कमी हो जाती है तो केवल प्यास लगती है, जबकि 10% की कमी होने पर व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो इसमें एनर्जी किसको आवश्यकता है? जीव को आवश्यकता है, और पूरे बाकी शरीर को तो किसी को भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि बार बार बोलूंगा तो यहाँ पर जीव की एनर्जी भी कम होगी, तो बाकी वाले शरीर को एनर्जी की आवश्यकता नहीं है, तो वहां से जो एनर्जी स्टोर हुई है दूसरी जगह से परिवहन का कार्य कौन करेगा? ऊर्जा का परिवहन का कार्य कौन करेगा? गोल्जी बॉडी करेगी। तो गोल्जी बॉडी के द्वारा जहां पर जरूरत है वहां तक एनर्जी की पहुंच की जाती है, यानी कि परिवहन की जाती है। तो हमने पढ़ा कि जो पहला आपके पास में कोशिकांग था वो थी कोशिका झिल्ली, जो कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है, जबकि जो कोशिका भित्ति होती है वो केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें क्रेब्स नामक चक्र चलता है, जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, और 38 एटीपी का निर्माण करके एक ग्लूकोज का अणु मिलता है, और जो ग्लूकोज का अणु मिलता है वो ही पूरे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक दीवार होती है उसे क्रिस्टी कहते हैं। अब जो ऊर्जा का निर्माण हुआ है प्रत्येक कोशिका के द्वारा उसका परिवहन भी आवश्यक है, क्योंकि कोई दौड़ वाला व्यक्ति है तो उसको पैरों में ऊर्जा की आवश्यकता होगी,
तो ऊर्जा को ले जाने का कार्य कौन करता है? गोल्जी बॉडी। जिसे गोल्जी बॉडी होती है, उस गोल्जी बॉडी की खोज सर्वप्रथम कैमिलो नामक वैज्ञानिक ने की थी, कैमिलो गोल्जी ने की थी। तो आपको बाद में समझ में आ चुकी होगी कि जो शरीर का ऊर्जा ग्रह या फिर पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। जबकि ऊर्जा का परिवहन कौन करता है? गोल्जी बॉडी करती है। और जो वैक्यूम्स होते हैं, उस वैक्यूम्स में पानी की मात्रा पाई जाती है जो कि रिक्तिका होती है। यहाँ पर बात की जाए तो कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों किस में पाई जाती है? केवल पादप कोशिका में। और जो वैक्यूम्स होते हैं वो जो आपके पास में कोशिका झिल्ली होती है और कोशिका भित्ति होती है, दोनों में अलग अलग प्रकार की होती है। पादप कोशिका में रिक्ति की संख्या बड़ी होती है, जबकि जंतु कोशिका में रिक्ति की संख्या छोटी होती है। क्योंकि जो पादप कोशिका होती है उसमें पानी की अधिक आवश्यकता होती है और वो उसको स्टोर करके रखे। तो आई होप इन कोशिकाओं के बारे में आप समझ चुके होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट। अब हम नेक्स्ट कोशिकाओं के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट कोशिकाओं का नाम है तारकाय, जिसे सेंट्रोसोम भी कहा जाता है। जो तारकाय होता है, जो सेंट्रोसोम होता है, ये कोशिका विभाजन में सहायता प्रदान करता है। यानी कि ये क्या करता है? कोशिका का विभाजन करता है। सेंट्रोसोम की खोज सर्वप्रथम बोवेरी नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि सेंट्रोसोम का क्या काम होता है? कोशिका का विभाजन। यानी कि जो कोशिका टूट जाती है उसका वापस विभाजन कौन करता है? सेंट्रोसोम करता है, यानी कि पुनर्निर्माण करता है। सेंट्रोसोम की जो संख्या है वो लीवर में अत्यधिक पाई जाती है, लीवर यानी कि यकृत में। जबकि ब्रेन ब्रेन यानी कि मस्तिष्क में न्यूरॉन्स की संख्या ज्यादा है। इसका मतलब वहां पर तारकाई की संख्या भी कम होगी। यानी कि जो ब्रेन होता है, ब्रेन में न्यूरॉन्स की संख्या 90% पाई जाती है, जबकि जो गिलियल सेल की मात्रा होती है वो 10% पाई जाती है। और गिलियल सेल के कारण ही ब्रेन कैंसर होता है। तो आई होप आपको सेंट्रोसोम के बारे में पता चल गया होगा। आगे हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, जिसे हिंदी में कहते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका, जिसे शॉर्ट में ईआर भी लिखते हैं। इसे कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या काम करती है? आंतरिक कंकाल का निर्माण करती है और आंतरिक सहायता प्रदान करती है। यानी कि इसमें वसा और प्रोटीन दोनों का निर्माण होता है। ये जो ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, ये दो प्रकार की होती है। एक होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आइए समझते हैं। यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। जो यहाँ पर जो वसा का निर्माण हो रहा है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा होता है। यानी कि जो वसा होती है वो कैसी होती है? चिकनी होती है, इसलिए यहाँ पर वसा का निर्माण होता है। तो यदि आपसे पूछे कि वसा का निर्माण किसमें होता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। जबकि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो कुछ खुरदरी होती है, जहां पर कुछ कुछ डॉट लगे हुए होते हैं। उन डॉट्स को कहते हैं राइबोसोम। इस राइबोसोम के बारे में भी पूरी चर्चा करेंगे। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार की होती है। एक होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्मूथ टाइप होती है वो वसा का निर्माण करती है, जबकि जो रफ होती है वो प्रोटीन का संश्लेषण या फिर प्रोटीन का निर्माण करती है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ पर आपने देखा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो यहाँ पर कुछ राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं। तो समझते हैं नेक्स्ट कोशिकांग का नाम ही राइबोसोम है। तो जो राइबोसोम है वो प्रोटीन का निर्माण करता है, इसलिए इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। हमारी जो अधिकांश जो कोशिका बनी हुई है वो प्रोटीन से ही बनी हुई है। जैसे कि हमने वहां पर देखा था कि जो कोशिका झिल्ली होती है वो भी प्रोटीन की बनी हुई है। नेक्स्ट कोशिका की बात करते हैं केंद्रक के बारे में। केंद्रक को इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं। जो केंद्रक होता है उस केंद्रक में ही क्रोमोसोम और डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं। डीएनए और आरएनए के लिए एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा। यहाँ पर डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल और आरएनए का मतलब होता है न्यूक्लिक अम्ल। केंद्रक की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने की थी, जो कि ब्रेन ऑफ सेल भी कहलाता है। यानी कि सबका नियंत्रण कौन रखता है? केंद्रक रखता है। और केंद्रक के अंदर ही क्रोमोसोम और आरएनए और डीएनए पाए जाते हैं। डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल और आरएनए न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की थी। और जो न्यूक्लियस होता है उसको ही ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं। और ये पूरे शरीर का कंट्रोल रखता है कि कौन सा कोशिकांग कार्य कर रहा है और कौन सा कोशिकांग कार्य नहीं कर रहा है, इसलिए इसे ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। इसमें प्रोटीन्स की संख्या 80% और डीएनए 10% पाया जाता है। यहाँ पर आपको बात समझ में आ चुकी होगी। नेक्स्ट कोशिकांग है लाइसोसोम। लाइसोसोम जिसे आत्मघाती थैली भी कहते हैं।
इसकी खोज डी डुवे ने की थी। इसमें जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है जो कि खुद को ये नष्ट कर देता है। इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली या फिर सुसाइड बैग या फिर एटम बम भी कहा जाता है। आरबीसी में लाइसोसोम बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। जो आरबीसी होती है उसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता। लेकिन जो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, तो वह अपना विखंडन कहाँ पर करती है? तो मैंने आपको बताया था ब्लड वाले चैप्टर में कि जो प्लीहा या फिर स्प्लीन होती है वहां पर जाके अपना विघटन करती है, क्योंकि आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। तो इस प्रकार आपको केंद्रक के बारे में समझ में आ गया। और लाइसोसोम, लाइसोसोम में जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है, इसलिए लाइसोसोम को सुसाइड बैग या फिर एटम बम भी कहते हैं। आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। आगे यदि हम बात करें जीव द्रव्य के बारे में, जीव द्रव्य इसका मतलब होता है प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य किसे कहते हैं? जब कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य जब आपस में मिलते हैं तो एक जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं। पूरी कोशिका में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण जीव द्रव्य होता है। यदि ये नहीं होगा तो पूरा कोशिकीय जो चक्र है वो काम ही नहीं करेगा, क्योंकि यही सबको लेकर चलता है। जो जीव द्रव्य होता है वो कलरलेस होता है, इसमें 80% जल उपस्थित होता है। जीव द्रव्य, कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य को आपस में मिलाने पर ही जीव द्रव्य का निर्माण होता है, जिसे इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। कोशिका द्रव्य जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं और केंद्रिका द्रव्य जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। जो कोशिका झिल्ली के अंदर उपस्थित होता है उसे साइटोप्लाज्म, और जो केंद्र के अंदर उपस्थित होता है उसको केंद्रिका द्रव्य कहते हैं। तो आई होप आपको कोशिकाओं के बारे में समझ में आ चुका होगा।